This is our third NCRT reading clip for the chapter 12 Biotechnology Applications. तो आधी आपण पाहिलं ॲप्लिकेशन ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी इन ॲग्रिकल्चर. तिथे आपण बघितलं पेस्ट रेजिस्टंट और इन्सेक्ट रेजिस्टंट बीटी क्रॉप्स. नंतर पेस्ट रेजिस्टन्स सो अगेन्स्ट अ नेमॅटोड मेलिओडोजिन इनकोग्नेशिया दॅट इन्फेक्ट रूट्स ऑफ टोबॅको प्लांट. व सेकंड टायटल होतं ॲप्लिकेशन ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी इन ह्युमन हेल्थ आणि आपण डायबेटिक पेशंटसाठी कसं इन्शुलिन बनवू शकतो. आत्ता बघा पुढचं जे ॲप्लिकेशन ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी इन ह्युमन हेल्थ आहे ते आहे जीन थेरपी. तो लक्ष द्या. समजा कुटुंबामध्ये एखादं बाळ जन्माला आलं आणि ते बाळ जर त्याला जेनेटिक डिफेक्ट असेल तर पूर्वीच्या काळात त्याला काही इलाज नव्हता, ज्याला आपण अनुवांशिक दोष म्हणतो. मतलब आप कहना चाहते हैं कि अगर फैमिली में एक ऐसा कोई लड़का या लड़की जन्म ले जिसको जन्म से कोई डिसीज़ है और उसकी वजह जेनेटिक डिफेक्ट है, माने वो हेरिडिटरी डिसीज़ है, तो फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता था पहले के दौर में. पर आज आशा है कि हम लोग वो जेनेटिक डिफेक्ट करेक्ट कर सकते बाय जीन थेरेपी. नाउ लिसन. If a person is born with a hereditary disease, if a person is born with a hereditary disease, can a corrective therapy be taken for such disease? तो यदि किसी व्यक्ति को जन्म से कोई हेरिडिटरी डिसीज़ है तो क्या कोई उसका इलाज हो सकता? तो मैंने कहा ना पहले के दौर में तो हमें आंसर देना था नहीं, पर आज जीन थेरेपी है. सो जीन थेरेपी इज एन अटेम्प्ट टू डू दिस. तो जीन थेरेपी कोशिश है जेनेटिक और हेरिडिटरी डिसीज को करेक्ट करने की. अब देखो डेफिनेशन. जीन थेरेपी इज collection of methods. Gene therapy is a collection of methods that allow correction of a gene defect that has been diagnosed in child or embryo. तो तुमची पहिली अंडरलाइन पाहिजे की जीन थेरपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स दॅट अलोज करेक्शन ऑफ अ जेनेटिक डिफेक्ट विच हैज़ बीन डायग्नोज्ड, म्हणजे जे माहिती पडलं, जिसका पता चला बच्चे में या गर्भावस्था में. सो जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट अलो करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट that has been diagnosed in early embryo. Here, gene are inserted into a person's cells and tissues टू ट्रीट अ डिसीज. तो जीन थेरपीमध्ये काय केलं जातं? तो सर जीन्स आर इन्सर्टेड इन टू द पर्सन सेल्स या टिश्यूज टू ट्रीट द डिसीज. करेक्शन ऑफ अ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व. करेक्शन ऑफ अ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व क्या क्या कर सकते करेक्शन करने के लिए? डिलीवरी ऑफ अ नॉर्मल जीन इनटू एन इंडिविजुअल, माने कोई जीन अगर उस व्यक्ति में डिलीट हो गया नहीं है तो हम बाहर से डाल सकते. सो डिलीवरी ऑफ अ नॉर्मल जीन इनटू इंडिविजुअल और एम्ब्रियो टू टेक अप ओवर द फंक्शन ऑफ एंड कॉम्पेंसेट नॉन फंक्शनल जीन. तो या तो जीन नहीं है या फिर नॉन फंक्शनल है तो बाहर से हम लोग जीन डाल सकते. तो ये पैराग्राफ को आप वापिस एक बार देखिए. सो
If a person is born with a hereditary disease, can a corrective therapy be taken for such disease? Gene therapy is an attempt to do this. Gene therapy is collection of methods which allow the correction of gene defect which has been diagnosed in child or embryo. Here the gene are inserted into a person's cell or tissue to treat the disease. म्हणजे आपण त्या व्यक्तीच्या सेल किंवा टिश्यूमध्ये जीन ट्रान्सफर करू शकतो. करेक्शन ऑफ अ जेनेटिक डिफेक्ट इन्व्हॉल्व डिलेव्हरी ऑफ अ नॉर्मल जीन into individual or embryo which will take over the function of or compensate for non-functional gene. अब यहां से नीट क्वेश्चन था, देखो. फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज टेकन इन 1990. आता हा नीट क्वेश्चन आहे, अंडरलाइन करा. फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन in 1990 to a 4-year-old girl. 4 साल की बच्ची है, उसे पहली बार जीन थेरेपी दी गई थी 1990 में. क्या हुआ था उस बच्ची को? तो अब ध्यान दो. उस बच्ची को हुआ था अ डिसीज SCID, सीवियर कंबाइन इम्यूनो डेफिशिएंसी. तो सर सीवियर कंबाइन इम्युनो डेफिशियन्सी डिसीज त्या 4 वर्षाच्या कन्येला, बालिकेला झाला होता. कशामुळे होतो हा डिसीज? उस बच्ची में ADA एडेनोसिन डीअमाइनेज नाम के एंजाइम बनाने वाला जीन नहीं था. तो SCID is the name of disease. The reason is absence of ADA enzyme because the gene that produce ADA was deleted. So अब वापिस ध्यान दो. A first clinical gene therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl with adenosine deaminase deficiency. तो adenosine deaminase एन्झाईमची डेफिशियन्सी कशामुळे आली? तो जीनच तिच्या जिनोममध्ये नव्हता. मग त्याच्यामुळं काय होतं? सिव्हिअर कंबाईन इम्युनो डेफिशियन्सी नावाचा डिसीज होतो, SCID. मग सर ADA एंजाइम नहीं होने से SCID होता, मतलब क्या होता? तो देखो B लिम्फोसाइट एंड T लिम्फोसाइट. सो ये दो जो लिम्फोसाइट है उन्हें नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए आवश्यक है ADA एंजाइम. और ADA एंजाइम ना होने से ना B लिम्फोसाइट काम कर रहे थे ना T लिम्फोसाइट. म्हणजे अँटीबॉडी मेडिएटेड इम्युनिटी विच इज बिकॉज ऑफ B लिम्फोसाइट, सेल मेडिएटेड इम्युनिटी विच इज बिकॉज ऑफ T लिम्फोसाइट. तो दोनों इम्युनिटी काम नहीं कर रही और इसीलिए उसे डिसीज हुआ SCID. सो a first clinical gene therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl with adenosine deaminase ADA deficiency. This enzyme is important for immune system to function. The disorder कोणती? SCID is caused due to deletion of gene for adenosine deaminase. In some children, ADA deficiency can be cured by bone marrow transplantation, एक ऑप्शन. मतलब कोई बच्चा है जिसमें ADA की डेफिशिएंसी से SCID हुआ तो
तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन. In others, it can be treated by enzyme replacement therapy, in which functional ADA is given to the patient by injection. तो देखो अब और ध्यान दो. फर्ज करो कि अगर किसी बच्चे में ADA की डेफिशिएंसी है तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए पहला ऑप्शन है बोन मैरो ट्रांसप्लांट और दूसरा ऑप्शन है ADA एंजाइम के रेगुलर इंजेक्शन. सो in some children, ADA deficiency can be cured by bone marrow transplantation. ये हमारा पहला ऑप्शन था. और दूसरा कि in other it can be treated by enzyme replacement therapy, in which functional ADA enzyme is given to the patient by injection. सगळ्यात महत्त्वाचं काय आहे? But problem with both of these approaches is that they are not completely curative. मतलब सर, मतलब ये दोनों जो ट्रीटमेंट है, या बोन मैरो की ट्रांसप्लांट करना या ADA के उस बच्ची को या लड़के को इंजेक्शन देना, ये ट्रीटमेंट तो है पर ये परमानेंट क्योर नहीं. ऐसे तो फिर जीवन भर उसको इंजेक्शन देने पड़ेंगे. तो अब ध्यान दो. अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जीन थेरेपी was the lymphocytes from blood of the patient are grown in culture outside the body. Then a functional ADA complementary DNA using a retroviral vector. नीट क्वेश्चन. तो देखो ये नीट क्वेश्चन था कि आप इंसान में बाहर से जीन जब डालोगे तो वेक्टर कौन सा यूज करोगे? यूजिंग रिट्रोवायरल वेक्टर is then introduced into those lymphocytes, and those lymphocytes are later returned to the patient. However, as these cells are not immortal, the patient require periodic infusion of such genetically engineered lymphocyte. अब देखो, हमने कहा कि किसी बच्चे को ADA डेफिशिएंसी है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जा सकता या फंक्शनल ADA एंजाइम के इंजेक्शंस दिए जा सकते, पर ये मेथड कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं है. मतलब डिसीज थोड़ी ना ठीक होगा. तो पहली स्टेप जीन थेरेपी की तरफ क्या रही? अब ध्यान दो. समझो ये पेशेंट है और इस पेशेंट का हमने 100 ml ब्लड निकाला और उस ब्लड में हमने RBC अलग कर दिए, प्लेटलेट हमने अलग कर दिए और WBC जो बचे, आप जानते वो दो प्रकार के हैं, ग्रैन्युलोसाइट, ए ग्रैन्युलोसाइट. अब जो ए ग्रैन्युलोसाइट है वो दो प्रकार के हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट. ठीक आहे सर. म्हणजे ADA डेफिशियन्सी वाल्या पेशंटचं 100 ml ब्लड काढलं आणि त्या ब्लडमधून आपण सेपरेट केले लिम्फोसाइट. अब ये टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में हमने लिम्फोसाइट कल्चर किए आउटसाइड द बॉडी. ठीक आहे. आता एक घेतला कॉम्प्लिमेंटरी DNA
म्हणजे ऐसा जीन जो बना सकता एडीए एन्झाईम. तो सर एडीए एन्झाईम बनवणारा जीन नाही घेतला, कॉम्प्लिमेंटरी डीएनए घेतला. म्हणजे आपण आपल्या सेलमधला जर जीन काढला ओरिजिनल, तर त्याला जिनॉमिक डीएनए म्हणतात. पण जर आपण एखादा मैसेंजर आरएनए घेतला आणि मैसेंजर आरएनए के ऊपर अगर हमने डाला रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, तो फिर एमआरएनए से बनेगा वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. और फिर हमने उस पर डाला डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, तो बनेगी सेकंड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. सो डीएनए विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम मैसेंजर आरएनए in two step, reverse transcription and डीएनए रेप्लिकेशन. तो ऐसे जीन को बोलते कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फर्क इतना है कि वो ओरिजिनल जीन नहीं है, एमआरएनए से बनाया है. तो ठीक आहे सर, एक पेशंट आहे ज्याला एडीए डेफिशियन्सी आहे, त्याचं 100 ml ब्लड घेतलं, ब्लडमधले लिम्फोसाईट आपण कल्चर केले, मग एक कॉम्प्लिमेंटरी डीएनए घेतला म्हणजे जीन फॉर एडीए, आणि रिट्रोवायरसच्या मदतीनं, रिट्रोवायरस की मदद से हमने वो जीन इन लिम्फोसाइट्स में ट्रांसफर किए. म्हणजे सर प्रत्येक सेलमध्ये जीन ट्रान्सफर केला का? हो. मग त्या प्रत्येक लिम्फोसाईटमध्ये हा जीन एक्सप्रेस झाला आणि एन्झाईम बनलं एडीए. म्हणजे आता लिम्फोसाईट झाले फंक्शनल, आणि असे फंक्शनल लिम्फोसाईट मग या पेशंटला अपन ट्रांसफ्यूज केले. तो अब पेशेंट में हमने जो लिम्फोसाइट ट्रांसफ्यूज किए, उस हर लिम्फोसाइट में एडीए एंजाइम बना होगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए एक्सप्रेस हुआ. पर वो लिम्फोसाइट ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता ही जीवित रहते. हफ्ते भर के बाद वापस ब्लड निकालो, लिम्फोसाइट सेपरेट करो, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए प्रोड्यूसिंग एडीए रिट्रोवायरस की मदद से हर सेल में डालो और ऐसी सेल को इस बच्चे में ट्रांसफ्यूज करो. तो हा काही परमनंट मेथड नहीं. तो सर फिर इसको क्यों कहा अ फर्स्ट स्टेप? वाई इट इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेप टूवर्ड जीन थेरेपी? बिकॉज कम अज कम हमने एडीए बनाने वाला जीन रिट्रोवायरस वेक्टर की मदद से हमने सेल्स में ट्रांसफर किया. सो एज द जीन इज इन्वॉल्व, इट इज जीन थेरेपी. तो सुनो, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन इन 1990 to a 4-year-old girl with ADA deficiency. This enzyme is important for immune system to function. The disorder is caused due to deletion of a gene for ADA. In some children, the ADA deficiency can be cured by bone marrow transplantation, एक option. In others, it can be treated by enzyme replacement therapy, in which functional ADA is given to the patient by injection. But the problem with both of these approach is that they are not completely curative. So a first step towards gene therapy is lymphocyte from blood of a patient are grown in culture outside the body, and functional ADA complementary DNA using a retroviral vector is introduced into lymphocyte, and which are later returned to the patient. However, but the problem is that as these cells are not immortal, the patient require periodic infusion of genetically engineered lymphocytes. तो सर मग इलाज काय आहे? मग इलाज हा आहे permanent. However, if
जीन आइसोलेटेड फ्रॉम मैरो सेल। तो यदि हमने जीन आइसोलेट किया मैरो सेल से, बोन मैरो सेल से, प्रोड्यूसिंग एडीए, सो एडीए बनवणारा जीन आपण कशातून काढावा लागतो? मॅरोमधून. अँड इंट्रोड्यूस्ड इन सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज. पण सर अभी तो वो बच्चा 4 साल का है, नहीं उसके लिए नहीं कुछ हो सकता अभी। पर वो जो माता पिता है उनका जो सेकंड इशू होगा और वो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा, तो फिर बोन मैरो से जीन निकालकर अगर अर्ली एम्ब्रियोनी माने मोरुला, ब्लास्टुला इस लेवल पे अगर ट्रांसफ़र करे तो फिर संभव है। सो हावेवर अ जीन आइसोलेट फ्रॉम मैरो सेल producing ADA is introduced into cells at early embryonic stage. It could be permanent cure. अब ये आखिरी लाइन आपको पूछते, परमानेंट क्योर कब हो सकती? तो सर यदि जीन हम लोग मैरो से निकाल कर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ट्रांसफ़र करते तभी इसका इलाज हो सकता। तो दिस इज एव्हरीथिंग अबाउट जीन थेरपी। तो आता तुम्हाला कोणते पॉइंट्स लक्षात ठेवायचे आहेत जीन थेरेपीमध्ये? तो हमको सर जीन थेरेपी में ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि जीन थेरेपी इज अ collection of methods that allow correction of a gene defect diagnosed either in child or early embryo. So करते क्या है? Genes are transferred into the cell or tissue to treat the disease. Then the correction of genetic defect involve delivery of a normal gene into individual or embryo. First clinical case of gene therapy 1990, a 4-year-old girl with ADA deficiency. उसके बाद हमें ध्यान में रखना है कि पहला ऑप्शन आपके सामने हो सकता बोन मैरो ट्रांसप्लांट, दूसरा हो सकता एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, बट ये दोनों जो है they completely are not curative. So they are not completely curative. Or what is the first step towards gene therapy? So a ADA complementary DNA using retroviral vector was transferred to the lymphocyte and the lymphocytes were returned to the patient. पण याचा प्रॉब्लेम काय आहे की त्या सेल अमर नसल्यामुळं नेहमी पिरियॉडिक इन्फ्युजन ऑफ जेनेटिकली इंजिनियर्ड लिम्फोसाइट करावा लागेल. आणि परमनंट क्युअर काय आहे? हावेवर इफ द जीन आयसोलेट फ्रॉम मॅरो सेल प्रोड्युसिंग ADA is introduced into early embryonic stage, it could be a permanent cure. Now the next important title. So this next important title is disease diagnosis, that is molecular diagnosis. अब ध्यान दो, याच्यावर क्वेश्चन येतो बरं. तो पहिले मी तुम्हाला मॉलिक्युलर डायग्नोसिस काय असते सांगतो. सुनो, कोई पेशेंट माने कोई व्यक्ति ये डॉक्टर के पास तब जाएगा जब उसको आएंगे सिम्टम्स. तो सर एखादा व्यक्ती एखाद्या आजारासाठी डॉक्टर साहेबांकडे जातो जेव्हा त्याला लक्षणं दिसतात. मग डॉक्टर काय करतो? तर सर एक तर ब्लड सीरम किंवा यूरिन ॲनालिसिस करतो. अच्छा, तो ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट, सो ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट, सो ब्लड टेस्ट
और यूरिन एनालिसिस, ये है टूल्स टू डायग्नोज द डिसीज। बट सॉरी, ब्लड सीरम में और यूरिन में पैथोजेंस तब दिखते हैं जब वो डिसीज शरीर में फैल गया हो और पेशेंट को अब सिम्टम्स भी आ रहे, तो फिर ये काफ़ी लेट हुआ। पण तुम्ही असं म्हणता सर की ब्लड आणि युरिन सॅम्पलचा ॲनालिसिस केल्यावर त्यात पॅथोजेन दिसतात, तेव्हा तो रोग फैललेला असतो, लक्षणंही आलेली असतात आणि आता उशीर झाला, आता ट्रीटमेंट घेऊन त्या पेशेंटला त्रास तो होईलच। कितना अच्छा होता अगर कोई भी पैथोजेन फैलने से पहले, जब वो एकदम माइन्यूट क्वांटिटी में पेशेंट में था, तब अगर हमें पता होता था तो कितना अच्छा होता। सर कसं? मग एकदम मायन्यूट क्वांटिटीमध्ये जेव्हा पॅथोजेन असतो बॉडीत, तेव्हाच जर तो डिटेक्ट झाला तर डिसीज व्हायच्या आधीच आपण काळजी घेऊ शकतो आणि डिसीज होणारच नाही शरीराला। मतलब आप कहते कि अच्छा है फैलने से पहले पता होना, मतलब यू वांट टू से अर्ली डायग्नोसिस। और ये अर्ली डायग्नोसिस तो तब होगा जब ट्रेस क्वांटिटी में पैथोजेन है, तो वो तब डायग्नोस हो सकता जब उस पैथोजेन का हम करें उसके डीएनए का एम्प्लिफिकेशन। म्हणजे तो जो व्हायरस असेल, बॅक्टेरिया असेल, तर त्याचा डीएनए काढायचा आणि त्याचं ॲम्प्लिफिकेशन करायचं बाय पीसीआर, तो अर्ली डायग्नोज होतो। जसं सध्या काय बोलबाला आहे सर कोविडचा, मग नाकातलं किंवा घशातनं काय घेतात, स्वॅब, मग त्या स्वॅबमध्ये जर फार थोडे व्हायरस असतील तर त्या व्हायरसचा जो RNA आहे तो पीसीआरने करतात ॲम्प्लिफाय, म्हणून टेस्टचं नाव काय आहे, RT-PCR। तो सर आप यहाँ ये कहना चाहते कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी जो है, सो जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी इज यूजफुल इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। यस, अब देखो, you know that for effective treatment of disease, early diagnosis and understanding its pathophysiology is important। हम लोग जानते कि इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज के लिए अर्ली डायग्नोसिस एंड टू अंडरस्टँड इट्स पॅथोफिजिओलॉजी इज इम्पॉर्टंट। म्हणजे आपल्याला एवढं कळतं की एखाद्या रोगाची इफेक्टिव्ह ट्रीटमेंट करण्यासाठी लवकर त्याचं निदान होणे गरजेचं आहे आणि त्या रोगाची पॅथोफिजिओलॉजी आपल्याला समजली पाहिजे। यूजिंग कन्व्हेन्शनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस म्हणजे ब्लड सिरम किंवा यूरिन ॲनालिसिस, अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल। बट अब देखिए नीट क्वेश्चन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR, enzyme linked immunosorbent assay ELISA are some technique that serve the purpose of early diagnosis। नीट क्वेश्चन। तो सर RDNA टेक्नॉलॉजी, PCR आणि इलाइजा ह्या अर्ली डायग्नोसिस करून देऊ शकतात। यस, तो सुनो, ये पैराग्राफ वापिस पढ़ते। You know that for effective treatment of disease, its early diagnosis and understanding pathophysiology is important. But using conventional methods of diagnosis like blood and urine analysis, early detection is not possible। But recombinant DNA technology,
polymerase chain reaction PCR, enzyme linked immunosorbent assay ELISA are some techniques that serve the purpose of early diagnosis. Presence of pathogen. Presence of pathogen like bacteria, virus is normally suspected when on presence of pathogen like bacteria, viruses is normally suspected only when pathogen has produced a disease symptom. म्हणजे बॅक्टेरिया किंवा व्हायरस सारखे जे पॅथोजेन आहे तो त्यांचा संशय शंका कधी येते जेव्हा पॅथोजेननं सिम्पटम्स तयार केले डिसीजचे मग तेव्हा लेट झालेलं असतं. सो प्रेझेन्स ऑफ पॅथोजेन लाईक बॅक्टेरिया ऑर व्हायरसेस इज नॉर्मली सस्पेक्टेड only when a pathogen has produced the disease symptom. By this time, concentration of pathogen is already very high in body. However, very low concentration of bacteria or virus कब at a time when symptoms of the disease are not yet visible can be detected by amplification of nucleic acid DNA or RNA by PCR. तो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने देखी है कि प्रेझेन्स ऑफ पॅथोजेन लाईक बॅक्टेरिया व्हायरस इज नॉर्मली सस्पेक्टेड म्हणजे आपल्याला शंका येते की पॅथोजेन असू शकतो ओनली वेन द डिसीज सिम्पटम्स आर प्रोड्युस्ड जेव्हा आपल्याला लक्षण दिसतात तेव्हा. बट बाय दिस टाइम द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ पॅथोजेन इज ऑलरेडी व्हेरी हाय इन बॉडी. हावेवर व्हेरी लो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बॅक्टेरिया अँड व्हायरस केव्हा जेव्हा ॲट द टाइम सिम्पटम्स आर नॉट विजिबल तो इतने जल्दी उसे डिटेक्ट कर सकते यदि हम करेंगे एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड बाय PCR. कैन यू एक्सप्लेन हाउ PCR कैन डिटेक्ट वेरी लो अमाउंट ऑफ DNA? हाँ सर. तो चेन रिएक्शन इज सेट. एक DNA से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बिलियंस ऑफ कॉपीज बन जाती कुछ घंटों में. सो very low concentration of bacteria or virus can be detected by amplification of their nucleic acid by PCR. PCR is now routinely used. आता इथं क्वेश्चन नीटमध्ये विचारतील तुम्हाला. PCR is now routinely used to detect HIV in a suspected AIDS patient. म्हणजे AIDS डायग्नोसिससाठी. It is being used to detect mutation in genes म्हणजे कॅन्सर. So detect mutation in gene in a suspected cancer patient too. It's a powerful technique to identify many other genetic disorders. So हमने देखा कि PCR एक टेक्निक है जो न्यूक्लिक एसिड ऑफ द पैथोजेन को एम्प्लीफाई करता है और इवन व्हेन द डिसीज इज नॉट स्प्रेड नो सिम्पटम्स आर विजिबल एट दैट स्टेज आल्सो द डिसीज कैन बी डायग्नोज्ड एंड द करेक्टिव मेजर्स कैन बी टेकन. आता हा नीट क्वेश्चन पहा. सिंगल स्ट्रँडेड DNA और RNA, सिंगल स्ट्रँडेड DNA और RNA but tagged with radioactive molecule is called probe. म्हणजे सिंगल स्ट्रैंडेड DNA और RNA जिसका सीक्वेंस हमें पता होता है और वो रेडियो एक्टिव होता है उसे प्रोब कहते हैं. सो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA और RNA tagged with radioactive molecule that is probe is allowed to hybridize its complementary DNA in a clone of cell followed by detection using autoradiography.
म्हणजे पहिले तर सिंगल स्ट्रँडेड DNA किंवा RNA जो रेडिओ ॲक्टिव्ह आहे त्याला एखाद्या सेलच्या कॉलनीमध्ये जो DNA असेल त्याच्याशी हायब्रिडाइज करायला अलो करतात आणि मग ऑटो रेडिओग्राफ घेतात, म्हणजे एक्सरे फिल्म, जे मी DNA फिंगरप्रिंटिंगच्या वेळेस सांगितलं. तो वो जो प्रोब रहते वो एक्सरे फिल्म को ब्लॅक कर देता, म्हणजे आपल्याला फोटो येतो प्रोबचा. द क्लोन हॅव्हिंग म्युटेटेड जीन will hence not appear on photographic film. तो ती जी सेल्सची कॉलनी, समजा ही सेल्सची कॉलनी आहे आणि याच्यात आपण हे प्रोब टाकले आणि आपल्याला जे फोटो येतील ते फक्त प्रोबनी ज्या DNAला केलं हायब्रिडाइज त्याचेच फक्त आपल्याला फोटोज येतील. पण इसमें अगर कुछ म्यूटेंट जीन्स बन गए तो वो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब तो हमें पता ही नहीं, तो उसका तो फोटो ही नहीं आएगा. तो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA और RNA tagged with a radioactive molecule, that is probe, is allowed to hybridize its complementary DNA in a clone of cell, followed by detection using autoradiography. The clone having mutated gene, अब ये ध्यान में रखो, ये इस साल पूछ सकते कि द क्लोन हॅव्हिंग म्युटेटेड जीन म्हणजे एखादा ट्यूमर झाला शरीरावर कॅन्सरचा, तर ते म्युटेशन आहे. तर आपल्याला नॉर्मल DNAचे कॉम्प्लिमेंटरी प्रोब बनवता येतात, पण म्युटंट तर आपल्याला माहीतच नाही, तो फोटोत येतच नाही. द क्लोन हॅव्हिंग म्युटंट जीन विल नॉट अपियर इन फोटोग्राफिक फिल्म बिकॉज द प्रोब विल नॉट हॅव कॉम्प्लेमेंटॅरिटी विथ द म्युटेटेड जीन. आणि म्हणून आपण डिटेक्शन करू शकतो म्युटंट जीनचं, म्हणजे कॅन्सरचं. ELISA, एन्झाईम लिंक्ड इम्युनोसॉर्बंट ॲसे, इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन. मतलब हमें एंटीजन को डिटेक्ट करना है तो हम हमारे पास की एंटीबॉडी डालेंगे. म्हणजे पेशंटमध्ये अँटीजेन तपासायचा असेल तर पॅथॉलॉजीवाले काय टाकतील? एंटीबॉडी. याला डायरेक्ट इलाइजा म्हणतात. और अगर पेशेंट के पास एंटीबॉडी है क्या, उसके लिए वो डालेंगे एंटीजन. दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इलाइजा, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी या एंटीबॉडी एंटीजन इंटरैक्शन इज कॉल्ड सेरोलॉजी. ELISA is based on principle of antigen-antibody interaction म्हणजे serology. Infection by pathogen can be detected by presence of antigen म्हणजे protein glycoprotein or detecting antibody synthesized against antigen. म्हणजे समजा मी एग्जाम्पल देतो कि एक व्यक्ति को टाइफाइड है क्या, तो सर उसका ब्लड सीरम लीजिए और अगर उसको टाइफाइड है तो उसके अगेंस्ट उसने बनाई होगी अँटीबॉडी. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला टायफॉईड आहे का हे जर डायग्नोज करायचं असेल, आपण हेल्थ अँड डिसीजमध्ये विडाल पाहिलं होतं, तर जर त्याला टायफॉईड असेल तर अँटीबॉडी असतील, मग आपण टाकायचा अँटीजेन. आणि जर ॲग्लुटिनेशन झालं याचा अर्थ त्याच्याकडे अँटीबॉडी आहेत. आता समजा एखाद्या व्यक्तीला जर माहीत करून घ्यायचं असेल की त्याला कधी कोविड झाला होता का मागच्या वर्षात, तर मग तो इम्युनोग्लोब्युलिन जी चेक करेल. सो मी सांगितलं होतं की ही अँटीबॉडी रक्तात खूप दिवस टिकते. मग आता अँटीजेन टाकायचे ब्लड सॅम्पलमध्ये आणि ॲग्लुटिनेशन झालं म्हणजे IgG आहे, म्हणजे कोविड झाला होता कधीतरी. तो दिस इज अबाउट मॉलिक्युलर डायग्नॉसिस. आता पुढच्या क्लिपमध्ये आपण पाहणार आहे ट्रान्सजेनिक ॲनिमल. त्याच्यावरही क्वेश्चन येऊ शकतो. तो बघा, या टायटलमध्ये आपण काय लक्षात ठेवणार आहे आता मॉलिक्युलर डायग्नॉसिसमध्ये. तो सर इन मॉलिक्युलर डायग्नोसिस
Early diagnosis is possible by rDNA टेक्नॉलॉजी, PCR आणि इलायझा. मग PCR काय करतं? सो व्हेरी लो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ पॅथोजेन, even the symptoms are not visible at that stage, can be detected by amplification of nucleic acid by PCR. त्याच्यानंतर आपण प्रोब म्हणजे काय पाहिलं? सिंगल स्ट्रँडेड DNA और RNA टॅग्ड विथ रेडिओ मॉलिक्यूल इज प्रोब. नंतर इलायझा म्हणजे एन्झाईम लिंक्ड इम्युनोसॉर्बंट एसे. त्याचं प्रिंसिपल काय कि अगर एंटीजेन को डिटेक्ट करना है तो एंटीबॉडी ब्लड में डालो और एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना है तो ब्लड में एंटीजेन डालो. सो अब अगले क्लिप में हम बात करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स की, विच इज द इम्पॉर्टंट टाइटल, अँड इथिकल इश्यूज. आणि या 2 टायटलवरती क्वेश्चन असू शकतो. थँक्यू.